Hi friends, I am Hitesh and welcome back to my channel and आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS पार्ट 2 दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 2 का 8th चैप्टर दैट इज़ बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। सो कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ इंट्रोडक्शन दे दूँ इस चैप्टर में क्या क्या इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। First one is beginning of domestication of animals and agriculture. Second one is special skills and various occupations. Third one is community life based on mutual cooperation. Fourth one is structure of houses, and last one, that is fifth one, is village settlement, kinship and family. So come on, let's start with the first one, that is बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ, एनिमल्स को पालना। और जैसे डोमेस्टिकेट एनिमल्स हम लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोगों ने पढ़े ही हैं, हॉर्स, कैट्स, डॉग्स, जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जो नॉर्मल एनिमल्स, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। Domesticated animals like dog, goat, sheep, cattle, buffalo, etc. are useful to man in many ways. Domesticated animals यानी कि जो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्चुअली हाँ, इनको इन एनिमल्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। वो इंसानों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हिंदी में उपयोगी कहते हैं यूज़फुल को। ओके, देयर आर थ्री मेन there are three main steps in the domestication of a species of any animal. 3 steps हैं डोमेस्टिकेट करने के लिए किसी भी एनिमल को। फर्स्ट वन इज़ कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करना, उनको पकड़ना। सेकेंड वन इज़ टेमिंग द कैप्चर्ड एनिमल्स, दैट इज़ ट्रेनिंग देम टू लिव विथ ह्यूमंस, उनको ट्रेन करना ताकि वो इंसानों के साथ आराम से रह पाएँ बिना किसी तकलीफ़ के। एंड थर्ड वन इज़ ऑब्टेनिंग यूज़फुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एट्सेट्रा फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमंस एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन। थर्ड स्टेप है कि उनसे ज़रूरी मटेरियल्स, ज़रूरी चीज़ें प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, जैसे कि मिल्क जो काओ, बफेलो, गोट ये सब देती हैं, और हैन हम लोगों को एग्स देती हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं एनिमल्स से। शीप है जिससे हमको कॉटन मिलता है, वूल मिलता है। ओके, तो और हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे साथ वो आराम से काम कर सके। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। When the third step is achieved, the animal is supposed to be completely domesticated. अगर थर्ड स्टेप सक्सेसफुल हो गया तो एनिमल जो है सफल हो गया थर्ड स्टेप, तो जो एनिमल है वो पूरी तरह से इंसानों के साथ काम कर सकता है, डोमेस्टिकेटेड, प्रॉपरली डोमेस्टिकेटेड हो जाता है। थर्ड स्टेप अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज़ इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को ट्रेनिंग देना और उनको अपने यूज़ के लिए अपने पास रखना, अपने काम के लिए उनको अपने पास रखना, उनको पालना, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, इन द 6th lesson we have seen that the dog was domesticated in the middle stone age. Yes, 6th चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो डॉग्स थे स्टार्टिंग में मिडिल स्टोन एज के टाइम पे वो डोमेस्टिकेटेड, वो ट्रेनिंग उनको मिलती थी मिडिल स्टोन एज के टाइम पे। डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो पहला जानवर है वो ट्रेन किया हुआ। ओके, जिसको फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग मिली थी वो पहला जानवर है। डॉग्स वर यूज्ड टू हेल्प विथ हंटिंग। कुत्तों को किस वजह से यूज़ किया जाता था? शिकार करने के लिए।
द गोट एंड शीप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। गोट बकरी और भेड़ शीप वो बाद में ट्रेनिंग दी जाती थी उनको। ओके, पहले डॉग को ट्रेनिंग दी जाती थी शिकार करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, एलिफेंट का जो पूर्वज था वो था मैमथ, और यहाँ पे ये बुल यानी कि बैल, ये आजकल आपने देखा होगा बैल को, बट पहले ये था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न बुल, द वाइल्ड बुल। ये इससे बड़ा हुआ करता था ये वाला बैल। ओके, ये इसका पूर्वज है, एंसेस्टर, इसका एंसेस्टर है इसका। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखते हैं एग्रीकल्चर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल टू शो दैट एग्रीकल्चर फर्स्ट बिगन अबाउट 11,000 ईयर्स अगो इन इज़राइल एंड इराक। ओके, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमको पता चलता है कि एविडेंस यानी कि क्या, प्रूफ, सबूत से हमको पता चलता है कि एग्रीकल्चर, खेती सबसे पहले कब की गई थी? 11,000 साल पहले इज़राइल और इराक नाम के दो देशों में। ओके, वुमेन आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टिवेशन। ओके, सबसे पहले लेडीज़, महिलाओं ने कल्टिवेशन की शुरुआत, खेती की शुरुआत की थी। They might have used pointed sticks to sow seeds. ओके, ये देखिए, इन तरह की स्टिक्स को यूज़ करके वो बीज को बोते थे ज़मीन में। पॉइंटेड स्टिक, ये देखिए, ये पॉइंटेड है ना, यहाँ पे पॉइंटेड, इस पॉइंटेड स्टिक की मदद से वो नीचे ज़मीन को थोड़ा खोद के उसमें बीज, सीड्स को डाल के बीज बोते थे। ओके, वुमेन इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड्स बाय दिस मेथड। अभी भी कुछ जगहों पर आज भी महिलाएं इस मेथड से, इस क्रिया से बीज को बोती हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प डिग डीपर इनटू द सॉइल, the stick was weighted using a perforated stone. ज़मीन को नीचे स्टिक को डालने के लिए, डिग करने के लिए जो स्टिक थी वो एक स्टोन से उसको वेट किया जाता था। उस स्टिक का वेट लिया जाता था, वज़न किया जाता था उस स्टिक का। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले अलग अलग जानवरों को यूज़ किया जाता था पफलिंग, मतलब कि हल चलाने के लिए, और इस तरह के स्टिक्स, दो स्टिक्स को स्टोन के ऊपर रख के उसका वेट करके उसके ज़मीन के नीचे स्टिक्स को डाल के हल चलाया जाता था। आपने देखा ही होगा, प्लफिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। प्लफ पुल्ड बाय बुलक्स, इजिप्ट में इस तरह किया जाता था, हल चलाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। In the previous lesson we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agricultural work. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोग एक जगह पर रहते थे क्योंकि खेती की वजह से लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन increased considerably after the plough pulled by animals came into use. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका इंक्रीज़, खेती करना बढ़ा कब? जब हल चलाया जाता था एनिमल्स से। एनिमल्स को इस यूज़ में
लाया जाता था। ओके, आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर मेन सोर्स बन गया इंसान के जीने का। Now people began to worship nature and various deities for good crops. अब लोग नेचर को, प्रकृति को, एनवायरनमेंट को पूजने लगे हैं, उनकी आरती करने लगे हैं ताकि खेती, फसल अच्छी बने। ओके, essential things like sharing of agricultural tasks and water resources and the security of the village settlement gained importance. Essential things यानी कि important things, ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि एग्रीकल्चर टास्क को शेयर करना, खेती साथ मिलकर करना, मतलब औरत और आदमी, महिलाएं और पुरुष साथ में मिलकर खेती करें। और वाटर रिसोर्सेस यानी कि खेती करने के लिए तो पानी चाहिए ही रहेगा, पानी की ज़रूरत होगी। ओके, तो उसको भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत रहेगी, उसकी सिक्योरिटी और विलेज सेटलमेंट, खेती जो हम लोग फसल करते हैं, खेत की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए विलेज सेटलमेंट ने इसका इम्पोर्टेंस गेन किया, यानी कि एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हो गई हमारे लिए, एग्रीकल्चर की चीज़ें, जैसे कि पानी और साथ मिलकर काम करना। ओके, पीपल इन द विलेज सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश्ड सम रूल्स एंड कस्टम्स टू मैनेज दीज थिंग्स। लोग विलेज सेटलमेंट्स यानी कि विलेजेस में रूल्स बनाना शुरू किया ताकि ये चीज़ों को वो सिस्टमेटिकली, आराम से और कम समय में कर सकें, मतलब आराम से कर सकें, एक सिस्टम्स के हिसाब से कर सकें। Thus a social system based on the agriculture came into existence. इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम, एग्रीकल्चर को प्रॉपरली करने का सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि हम लोगों ने उसको ऑब्टेन किया। फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर, सेकेंड टॉपिक इज स्टार्टेड नाउ गाइज, दैट इज 8.2 स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। स्पेशल स्किल्स यानी कि एक बहुत ही खास स्किल्स, कला, एक खास कलाएं और वेरियस खेती के साथ साथ अलग अलग ऑक्यूपेशंस और भी बिजनेस। ओके, व्यवसाय, व्यापार, ऑक्यूपेशन। Okay, in the times before agriculture, people obtained food such as meat, fruits and roots by hunting and gathering, but could not store it for a long time. Yes, जब एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था, एग्रीकल्चर के पहले लोग, उस समय के लोग मांस, जानवरों का मांस, फल और पेड़ों के रूट्स को शिकार करके खाते थे, पर वो लोग उसे लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। Therefore, all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. इसलिए पुरुष और महिला, men और women, दोनों ही कम्युनिटी में, सोसाइटी में साथ में लगातार खाने की तलाश में भटकते रहते थे। In the agricultural system, it became possible to store food grains for long periods. एग्रीकल्चरल सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाया फूड ग्रेन्स को लंबे समय तक, क्रॉप्स को, फसल को लंबे समय तक स्टोर करके रख लिया जाता था। ओके, आगे देखते हैं। देयर वॉज मोर फूड अवेलेबल देन वॉज नीडेड बाय द कम्युनिटी। उस समय ज़रूरत से ज़्यादा खाना
उपलब्ध था, अवेलेबल था। Some women and men thus began to spare time for experimentation and for using their natural creativity to develop special skills. इसलिए अब खाने की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले खाना ही मेजर प्रायोरिटी होता था, खाना ही मेजर प्रायोरिटी हुआ करता था। अब जब खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो धीरे धीरे मेन और वुमेन दोनों ने ही सोचा कि हम लोग अपने दिमाग को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि नई नई चीज़ों को खोज करते हैं उनकी, और जैसे जैसे दिमाग में आते गया नई नई चीज़ें बनती गई। ओके, नाउ आगे। मेंबर्स विद सच स्पेशल स्किल्स वर गिवन वर्क बेस्ड ऑन दोज स्किल्स। मेंबर्स, लोग, उनके स्पेशल स्किल्स यानी कि उनकी खास कलाएं कि जिन हर एक के पास अलग अलग कला थी, तो उस हिसाब से हर एक इंसान को, हर एक मेंबर को, सोसाइटी के हर एक मेंबर को अलग अलग काम दिया जाता था उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग। Thus arose crafts like making earthen pots, beads, etc. इसलिए इसके बाद से धीरे धीरे पॉट्स, खाने को इस तरह पॉट्स में बनाना शुरू किया। अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के घड़े बनाना शुरू किया। वुमेन पॉटर विथ हैंडमेड पॉट्स। पॉटर जो पॉट्स को बनाता है, जो मटकों को बनाता है, उसको हम लोग पॉटर कहते हैं। तो ये उस समय वुमेन्स बनाया करती थी। अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के पॉट्स, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन। बीड्स यानी कि गहने जिससे बनते हैं, मोतियाँ। वो टाइम पे बीड्स के मोती बनते थे। It is believed that in the New Stone Age women made earthen pots and other earthen objects by hand. ये माना जाता है कि न्यू स्टोन एज के समय में महिलाओं ने अर्दन पॉट्स को बनाया और दूसरी अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी से पॉट्स बनाए और मिट्टी से दूसरी चीज़ें भी बनाई हैं हाथों से ही। यहाँ हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज़ 8.3 कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। कम्युनिटी लाइफ यानी कि लोगों की अब नॉर्मल लाइफ। म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि एक साथ रहना, कोऑपरेट करना, एडजस्ट करना। द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे गाँवों में, वो अब बहुत अच्छी तरह से फसल कर सकते थे। दे नीडेड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन फॉर टास्क्स लाइक मेकिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयरिंग देम। उनको अब ऐसे कलाकारों की ज़रूरत थी जैसे कि जो कि उनके लिए एग्रीकल्चर करने के लिए इम्प्लीमेंट बनाए, यानी कि टूल्स बनाए एग्रीकल्चर के लिए, और भी ज़्यादा अच्छे टूल्स, और उनको रिपेयर भी करे। सच एज क्राफ्ट्समैन वर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स। इन क्राफ्ट्समैन यानी कि कलाकारों को वो टाइम पे जो पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए लेन देन फसल से ही किया जाता था और जो फसल उगती थी तो वो लेन देन में, जैसे हम लोग यहाँ अब इस समय में, आज के समय में हम लोग पैसों को देके चीज़ें खरीदते हैं, उस समय उनको फूड ग्रेन्स या दूसरी चीज़ें दी जाती थी काम के बदले। द क्राफ्ट्समैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, जो क्राफ्ट्समैन थे उनको रॉ मटेरियल वो ऑब्टेन करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि दूर दूर से वो रॉ मटेरियल यानी कच्ची चीज़ें ऑब्टेन करते थे दूर दूर से।
The price of this raw material was also paid in the form of food, grains, articles, etc. इस रॉ मटेरियल की भी जो प्राइस थी, जो उनको पे किया जाता था, किसके फॉर्म में? फूड ग्रेन्स या आर्टिकल्स के, दूसरे चीज़ों के फॉर्म में। 10 द बार्टर सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसलिए बार्टर सिस्टम यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को देना, पे करने के फॉर्म में दूसरी आर्टिकल्स को देना, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। एस्टैब्लिश हुआ, बाइंग खरीदारी और बेचने का काम शुरू हुआ। द बार्टर सिस्टम ऑल्सो बिगेन टू बी यूज्ड when there was a need to obtain raw materials, finished objects, other articles of daily use, etc. from other places. बार्टर सिस्टम जो था बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया गया, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, कच्ची चीज़ों में, और फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स में, और दूसरी चीज़ों में भी, डेली यूज़ की चीज़ों में भी यूज़ किया जाता था। सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल आइटम। सॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट आइटम है। नमक एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है। मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। बहुत सारे गाँवों को ज़रूरत थी फार अवे प्लेसेस, बहुत सारे गाँवों को नमक की ज़रूरत थी जो कि बहुत दूर रहते थे। सॉल्ट ट्रेडर्स ऑल्सो ट्रेडेड आर्टिकल्स दे रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ट्रेडर्स जो कि नमक को बेचते थे, वो नमक के बदले दूसरी चीज़ों को लेते थे एक्सचेंज में और सॉल्ट को बेचते थे। The salt trade helped the expansion of trade in the New Stone Age. Salt trade नया शुरू हुआ था, न्यू स्टोन एज में शुरू हुआ था। The village community made rules for mutual cooperation in order to keep the system of trade and distribution of resources running smoothly. Village community made rules for mutual cooperation. विलेज के लोग थे, वो उन्होंने इसके लिए नियम बना के रखे थे। म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि आपस में एडजस्टमेंट, कोऑपरेट करना। इन ऑर्डर टू किस में कोऑपरेट करना? इस सिस्टम को बहुत ही स्मूथली चलाना, बार्टर सिस्टम को। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स बिकेम द चीफ्स ऑफ विलेज सेटलमेंट्स। पीपल रिस्पॉन्सिबल थे, जो रूल्स बनाते थे, वही विलेज सेटलमेंट्स के चीफ यानी कि सरपंच बन जाते थे। द चीफ्स वर ऑल्सो इंटरेस्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। वो विलेज की प्रोटेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे थे। दिस इज़ हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इन टू बीइंग। इसलिए धीरे धीरे विलेज सेटलमेंट्स जो थे वो डेवलप होते जा रहे थे। आगे देखते हैं। Evidence of protective walls and moats around the village settlements of the New Stone Age has been found in the excavations. Evidence यानी कि सबूत मिले हैं कि प्रोटेक्टिव वॉल्स भी बनाए जाते थे ताकि जानवर ना घुस आए विलेज सेटलमेंट्स में। एकदम वॉल यानी कि दीवारें, एकदम ताकतवर दीवारें बनाई जाती थी, स्ट्रॉन्ग दीवारें बनाई जाती थी विलेज गांव के चारों तरफ, और ये न्यू स्टोन एज में बनाया गया था। These walls were built to protect the village settlements from floods, wild animals and outsiders who stole the village cattle. ये वॉल्स जो थी, ये दीवारें बनाई गई थी ऑब्वियसली गांव के सुरक्षा के लिए, और बाढ़ जैसी प्रॉब्लम्स और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर भी या फिर बाहर के लोग भी ना आ जाएं
बाहर के लोग गांव में आकर चोरी ना करें किसी भी चीज़ की, इसलिए इनके लिए दीवारें बनाई जाती थी। थर्ड टॉपिक हम लोगों का पूरा हो गया है। फोर्थ टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। हाउसेस के स्ट्रक्चर्स यानी कि घर किस तरह बनाए जाते थे। द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वर मेड ऑफ वॉटल एंड डॉब। ये दो मटेरियल्स हैं, वॉटल डॉब नाम के। न्यू स्टोन एज में इससे घर बनाए जाते थे। द वॉल्स वर स्क्रीन्स वूवन फ्रॉम स्टिक्स और बैम्बू। वॉल्स, दीवारें किससे बनाई जाती थी? स्टिक्स यानी कि लकड़ियाँ या फिर बाम्बू, बाँस को थ्रेडिंग, वो बुन के, जैसे हम लोग सुई धागा से कपड़े को बुनते हैं, उसी तरह स्टिक्स को भी रस्सियों से बुन के, स्टिक्स या तो बाँस बैम्बू को बुन के वो वॉल्स बनाई जाती थी। प्लास्टर्ड विथ मड और काउ डंग लेटर, और बाद में उनको जैसे प्लास्टर पक्का किया जाता था मिट्टी से या फिर गाय के गोबर से। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स ग्रू बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। बाद में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की गिनती बढ़ती गई विलेज सेटलमेंट्स में, गाँवों में, क्योंकि खाना पर्याप्त था लोगों के लिए, बहुत सारा। पर्याप्त मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, प्लेंटी यानी कि बहुत सारा अवेलेबल था। द विलेज सेटलमेंट्स बिकेम परमानेंट एंड एक्सपांडेड। विलेज सेटलमेंट्स धीरे धीरे एकदम परमानेंट हो गए। अब लोगों को गांव एकदम प्रॉपरली परमानेंट हो गए। अब लोगों को घूमने की ज़रूरत नहीं होती थी और फैलते जाते थे। पहले एकदम छोटे छोटे गांव बनते थे, धीरे धीरे बड़े और फिर बढ़ते जा रहे थे। स्टिल लेटर पीपल बिगेन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। इसके बाद लोग क्वाड्रेंगुलर हाउसेस यानी कि किसी शेप, इस तरह के शेप में घर बनाए जाते थे सन ड्राइड ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स को यानी कि ईंटों को किस में रखा जाता था? यस, धूप में रखा जाता था और फिर उनसे बनाया जाता था। सम हाउसेस अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम। किन किन घरों में एक कमरे से वन रूम से ज़्यादा हुआ करता था। घर बड़े बड़े धीरे धीरे बनने लगे थे। द हाउसेस वर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। रीजनल डिफरेंसेस आर सीन इन द स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। जो घर थे वो एकदम आजू बाजू में बनाए जाते थे। रीजनल डिफरेंसेस इसमें देखे जा रहे हैं, यानी कि एकदम आजू बाजू में जगह देखी जा रही है। और स्टाइल्स जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि जो स्टाइल है घरों को बनाने का, वो लोकल क्लाइमेट, वो टाइम का एकदम लोकल टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनाया जाता था। आगे देखते हैं। यस, नाउ हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक, दैट इज़ विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। लास्ट टॉपिक हम लोगों का इस चैप्टर का 8.5। It appears from the plans of the houses and the village settlements that people staying there belong to a single clan. अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि it appears from the plans of the houses and the village settlements that the people staying there belong to a single clan. Yes, ये बता रहा है कि जो घर बनाए जाते थे गाँव में वो बिलोंग करते हैं, वो एक ही तरह के लोग बिलोंग करते हैं, एक ही कास्ट के लोग बिलोंग करते हैं। ओके, सिंगल क्लैन,
घरों का स्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो जो लोग हैं वो लोग थे वो एक ही क्लैन को बिलोंग करते थे। इट मीन्स दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर। इसका ये मतलब है कि वो एक जैसे ही थे। Thus the entire village settlement was an extended family। इसलिए जो पूरी विलेज सेटलमेंट, पूरा गांव था, वो एक फैमिली की तरह रहता था। People living in one house were close relations but they were also members of the extended village family। लोग एक घर में रहा करते थे, वो जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस था उनके, जैसे पड़ोसी का रिलेशन होता है वैसा, पर वो एक एक्सटेंडेड विलेज फैमिली के मेंबर्स थे। एक बड़ी विलेज फैमिली, एक बड़े गांव के परिवार के एक मेंबर थे। अ डेड पर्सन वॉज बरीड आइदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड। एक मरा हुआ व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती थी, वो उसी घर में खोद के उसको गाड़ दिया जाता था, या फिर घर के आंगन में गाड़ दिया जाता था। Perhaps the idea was the person's bond with the family should not get cut off even after death। इसका ये मतलब था, लोगों का मानना था कि वो इंसान मरने के बाद भी उसका जो बॉन्ड था, उसका जो रिलेशन था, वो कम नहीं होगा उसकी डेथ के बाद भी। Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death। Families उनको बरी करती थी, गाड़ देती थी उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ ज़मीन के नीचे, ताकि उसे वो यूज़ आए उसकी डेथ के बाद भी। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है विलेज सेटलमेंट का। न्यू स्टोन एज विलेज सेटलमेंट एट मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का एक स्टेट है। वहाँ पर एक न्यू स्टोन एज विलेज सेटलमेंट को पाया गया था। उसके एविडेंस यानी कि उसका प्रूफ, उसके अवशेष पाए गए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। 5 टॉपिक्स थे, 5 के 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में, दैट इज़ 9th चैप्टर सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश जलानी। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।